नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी वाथम और जुनून एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि अगली मैंने आपको ये करंट अफेयर्स का वीडियो दे रहा हूं, आप अच्छे से इसको जो भी टॉपिक बताए जा रहे हैं उनको आप अच्छे से तैयार करें। दूसरा, हमारे जो कहीं ना कहीं जो रेगुलर बेसिस पर जो कोर्स चलता है पूरा जनरल नॉलेज का, जिसमें सारे सब्जेक्ट कराए जाते हैं जो भी है, तो जिनको भी अगर ऐसा इच्छा हो सब्जेक्ट को करने की, तो जो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो स्क्रॉल चल रही है उसमें आपको पूरी जानकारी दी जा रही है। आप कोचिंग का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उसके थ्रू आप पूरी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। करंट अफेयर्स की तो क्लास आपको मिली रही है, अगर ट्रेडिशनल में आपको जो भी चीज़ें कुछ इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, साइंस, जो भी सब्जेक्ट आपको करना है सब्जेक्ट के हिसाब से, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा कंप्लीट ही करें। जिस सब्जेक्ट को आपको कंप्लीट करना हो वो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा आज के टॉपिक पे जल्दी से। देखिए, जैसा कि आपके सामने एक बहुत अच्छा फैक्ट लिखा हुआ है कि पूरी दुनिया में पहली बार एक वर्चुअल रियलिटी तकनीक से दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया था। यानी कि ये ऐसा पहली बार हुआ है पूरी दुनिया में, वो भी हमारे इंडिया के अंदर हुआ है। अच्छी बात यह है कि हमारी इंडिया के अंदर ऐसा हुआ है। ठीक है, एक तो पहली बार हुआ है, दूसरा हमारी इंडिया में हुआ है। तो ये बहुत अच्छा फैक्ट है जिसको हमें कहीं ना कहीं ध्यान रखना चाहिए कि दुनिया में पहली बार एक वर्चुअल रियलिटी तकनीक से एक दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। ठीक है, ये दीक्षांत समारोह ऐसा था कि इसमें कोई भी मतलब व्यक्ति मौजूद नहीं था, लेकिन उसको इस तरीके से एनिमेशन के थ्रू बनाया गया था कि अवार्ड देने वाले और अवार्ड लेने वाले कहीं ना कहीं दोनों के दोनों वर्चुअल, यानी कि एक उनको कंप्यूटराइज यानी कि एनिमेशन के थ्रू उनको बनाया गया था। ठीक है, तो ये पूरी एक आईआईटी बॉम्बे वर्चुअल रियलिटी कन्वेक्शन, तो ये फैक्ट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। खासतौर से वो ये पूछेंगे भैया कौन सा है ये मतलब ये कहाँ पर आयोजित किया गया था ऐसा, तो या किसके द्वारा किया गया था, तो आईआईटी बॉम्बे के द्वारा ऐसा आयोजन किया गया था जिसमें एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी। ठीक है, देखिए इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा अपन इसमें। जैसा कि लिखा हुआ है कि दुनिया में पहली बार वर्चुअल रियलिटी तकनीक से दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, और यह आयोजन कहाँ पर हुआ था, बॉम्बे कैंपस में किया गया था, आईआईटी बॉम्बे के द्वारा किया गया था। वर्चुअल मंच से 1255 छात्र, लगभग 1255 छात्रों की 3D अवतारों ने डिग्री ली थी। यानी कितने छात्रों को इसमें दीक्षांत समारोह में डिग्री दी गई थी, लगभग 1255 छात्रों को। ठीक है, मीटिंग को तैयार करने के लिए छात्रों ने कम से कम 5000 घंटे दिए थे। मतलब जिन जो टेक्निकल इंजीनियर हैं, जिन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिन्होंने इस चीज़ को तैयार किया था, उनको लगभग 5000 घंटे लगे थे। ठीक है, 5000 घंटे का समय लगा था इस प्रकार की एक पूरा उसको तैयार करने के लिए। और देश के आईआईटी के 62 साल के इतिहास में पहली बार, यानी कि लगभग 62 ईयर्स हो चुके हैं, और उसमें 62 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक वर्चुअल मीटिंग रखी गई थी। ठीक है, इसमें लगभग 58वां दीक्षांत समारोह था। ये कौन से क्रम का था, 58वां दीक्षांत समारोह। चूंकि हमें एक ऐसा फैक्ट मिल गया कि भारत में पहली बार यानी दुनिया में पहली बार एक दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, वो भी वर्चुअल। तो पहला क्वेश्चन बनेगा ये कहाँ पर किया गया। ठीक है, तो ये बॉम्बे कैंपस में किया, किसके द्वारा किया गया, आईआईटी बॉम्बे के द्वारा। ठीक है, मतलब आईआईटी बॉम्बे का ही ये आयोजन था। दूसरा, इसमें कितना समय लगा इसको तैयार करने, लगभग 5000 घंटे। इसमें कितने स्टूडेंट्स को दीक्षांत समारोह में सम्मान किया गया था, लगभग 1255। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे। दूसरा, फिर इसमें एक और बात लिखी है कि इस मेडल को, यानी मेडल चीफ गेस्ट जो थे ना, यानी ये जो मेडल जो है वो किसने दिया था, मेडल किसने दिया था, बोले चीफ गेस्ट भौतिकी के 2016 के सह नोबेल विजेता डंकन हॉल्डेन। यानी कि एक इमेज बनाई गई थी किसकी, डंकन हॉल्डेन की, जो कहीं ना कहीं अवार्ड देने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, और उन्हें कहीं ना कहीं 2016 का भौतिकी पुरस्कार दिया गया था। सह नोबेल इसलिए दिया गया क्योंकि आपको मालूम है कि अधिकतम 3 व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार दिया जा सकता है। तो एक भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो मतलब 3 व्यक्तियों में से एक ही होंगे, इसलिए सह नोबेल लिखा हुआ है। डंकन हॉल्डेन के 3D अवतार ने प्रदान किया। मतलब कहीं ना कहीं डंकन हॉल्डेन शब्द को भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि डंकन हॉल्डेन जो है वो उस एनिमेशन में मतलब पुरस्कार देने वाले थे, जबकि
55 जो छात्र थे वो पुरस्कार को लेने वाले थे और ये एक 3D एनिमेशन में पूरे समारोह का आयोजन किया गया था। तो ये एक बहुत नई तकनीक है और स्वाभाविक है इस प्रकार का फैक्ट भी हमें कहीं ना कहीं ध्यान रखना चाहिए कि भाई कहाँ पर क्या हो रहा है, देश दुनिया में क्या हो रहा है, हमारे देश में कुछ स्पेशल कहाँ हो रहा है, दुनिया में कोई अगर स्पेशल हुआ है तो वो कहाँ पर हुआ है, ये सारी चीज़ें हमें देखना जरूरी होती हैं। ठीक है, देखते हैं अगला टॉपिक, देखते हैं जल्दी से। हाँ जी, बाईचुंग भूटिया के बारे में लिखा हुआ है। बाईचुंग भूटिया एक फुटबॉल प्लेयर है हमारे इंडिया के, जो ब्लू टी शर्ट में आपको दिख रहे हैं, ये बाईचुंग भूटिया हैं। और पूर्व फुटबॉलर कप्तान बाईचुंग भूटिया के नाम पर स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। मतलब एक फैसला किया गया है कि पूर्व फुटबॉलर कप्तान हैं बाईचुंग भूटिया, इनके नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा। जैसे आपने सुना होगा दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान, तो फिरोज शाह कोटला मैदान का नाम अब अरुण जेटली के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसी प्रकार से एक स्टेडियम जो कि एक खिलाड़ी के नाम से जाना जाएगा। हालांकि हॉकी का खिलाड़ी रूप सिंह स्टेडियम आपने नाम सुना होगा, लेकिन यहाँ पर बात चल रही है फुटबॉल के खिलाड़ी की। और फुटबॉल के खिलाड़ी कौन? बाईचुंग भूटिया। अब बाईचुंग भूटिया के नाम पर, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है, देखो इनके स्टेडियम पर मतलब स्टेडियम का नाम रखा जा रहा है। यह स्टेडियम सिक्किम के नामची जिले में है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इस स्टेडियम का जो कहीं ना कहीं जो नाम रखा जा रहा है, ये स्टेडियम है कहाँ पर। ये जो स्टेडियम है सिक्किम में है, और दूसरा सिक्किम के नामची, क्या नाम लिखा हुआ है? सिक्किम के नामची जिले में है। देश में पहली बार किसी स्टेडियम का नाम फुटबॉलर के नाम पर रखा जा रहा है। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है कि जो बाईचुंग भूटिया हैं, इस खिलाड़ी का जन्म 15 दिसंबर 1976 को तिनकितान सिक्किम में हुआ था। यानी कि इनका जन्म जो है सिक्किम, यानी कि ये जो खिलाड़ी का जो संबंध है वो कहाँ से है? सिक्किम से है। इसलिए कहीं ना कहीं सिक्किम के अंदर एक स्टेडियम है और उस स्टेडियम का नाम इनके नाम पर रखा जा रहा है। तो स्वाभाविक है आप उसको याद रखेंगे। दूसरा, 1996 में इन्हें भारतीय प्लेयर ऑफ द ईयर, मतलब फुटबॉल के क्षेत्र में भारतीय प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में। दूसरा, 1999 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। आपको मालूम है अर्जुन पुरस्कार जो होता है खेल के क्षेत्र में देते हैं खिलाड़ियों को। 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, और ये जो अर्जुन पुरस्कार है ये अभी 29 अगस्त को दिया जाएगा। 29 अगस्त खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। इसमें अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार ये दिए जाएंगे। जैसे ही अवार्ड मिलते हैं वैसे ही आपको फिर एक करंट अफेयर्स का आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा, जिससे कि आपको सारे खिलाड़ी, अधिकतर खिलाड़ी अच्छे से याद रहें। दूसरा, बिल्कुल अच्छे से दिमाग में रखो कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। जैसे इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था तेजिंदर पाल टूर आया था। ठीक है, तेजिंदर पाल का नाम आया, ऋतु रानी रामपाल से नाम आया। तो ये कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के नाम हाईलाइट होते हैं, तो इनके बारे में भी अपन को जानकारी रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक का मैंने आपको बताया। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस अपन ने ऐसे निकाले कि भाई जिससे जो अपने काम में ही आएंगे आगे जाके, कि अभी हाल ही में एक ऐसा फुटबॉलर जिसके नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा जा रहा है, वो कौन सा फुटबॉलर है? तो बाईचुंग भूटिया। अगर ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि एक स्टेडियम है उसका नाम बाईचुंग भूटिया पर रखा जा रहा है, ये स्टेडियम कहाँ पर है, ये किस राज्य में होगा, है ना? ये मुंबई में होगा, ये दिल्ली में होगा, या सिक्किम में होगा? तो ये कहाँ पर होगा? सिक्किम में। सिक्किम के कौन से जिले में होगा? सिक्किम के नामची जिले में। कौन से जिले में? नामची जिले में। बाईचुंग भूटिया को अर्जुन पुरस्कार कब दिया गया था? 1999 में दिया गया था। और बाईचुंग भूटिया को प्लेयर ऑफ द मैच, यानी कि एक फुटबॉलर जो है इंडिया का, तो वो एक पुरस्कार दिया गया था 1996 में। ठीक है, 90 भारतीय प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में, प्लेयर ऑफ द ईयर के रूप में। ठीक है, देखते हैं आगे बढ़ते हैं बेटा जल्दी से। अगला फैक्ट, इंडिया रैंकिंग 2020, एक रैंकिंग जारी की गई थी खासतौर से जो IIT इंस्टीट्यूट है उनका एक रैंकिंग जारी की गई थी। तो जैसा कि लिखा हुआ है आपके सामने, 11 जून 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने, हालांकि आपको मालूम है अब मानव संसाधन विकास मंत्री की जगह अब शिक्षा मंत्री के रूप में जाना जाएगा, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग रूपरेखा NIRF के तहत देश में उच्च शिक्षण संस्थानों की एक राष्ट्रीय स्तर पर एक रैंकिंग जारी की गई थी। इस सर्वे में देश भर में सरकारी और गैर सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों को शामिल किया गया। ठीक है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास है, बेंगलोर है, दिल्ली है, बॉम्बे है, खड़गपुर है।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 19 सितंबर 2015 को राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग NIRF की शुरुआत की थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो रैंकिंग जारी की गई है तो इसमें कौन कौन से IIT शामिल किए गए, मद्रास है, बेंगलोर है, दिल्ली है, बॉम्बे है, खड़गपुर है, ये पांचों को इसमें उच्च शिक्षण संस्थानों की सूची में शामिल किया गया है। तो देखो बेंगलोर का तो अभी अपन पढ़, बेंगलोर IIT दिल्ली ये तो आएंगे, IIT बॉम्बे, ये तीन तो बेन हैं ही, इनके नाम तो हम समझते ही हैं। एक IIT खड़गपुर का भी नाम सुना होगा आपने, और IIT खड़गपुर ने हैप्पी इंडेक्स तैयार करने में हमारे मध्य प्रदेश की मदद की थी, तो स्वाभाविक है IIT खड़गपुर का नाम है, और एक है IIT मद्रास। यानी इसमें ये 5 नाम, इसमें कहीं ना कहीं जो टॉप 10 की लिस्ट की अपन बात करें तो उसमें ये 5 नाम शामिल हुए थे। तो स्वाभाविक है एक रैंकिंग जारी की गई थी जिसमें 11 जून 2020 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई थी। ठीक है, तो यहाँ तक का आप याद रखना कौन कौन से नाम है इसमें। एक IIT मद्रास है, एक बेंगलोर है, एक दिल्ली है, एक बॉम्बे है और एक खड़गपुर है। ठीक है, दिल्ली बॉम्बे तो आ ही गया, IIT दिल्ली है, IIT बॉम्बे है, IIT बेंगलोर है, मद्रास है और खड़गपुर है। तो ये पांचों के नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2020 एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया था। ये जो इंडेक्स जारी करते हैं तो उसमें हमारी इंडिया की पोजीशन क्या होती है, याद रखना बहुत जरूरी होता है, कभी भी पेपर में आ जाता है। ठीक है, तो जैसे कॉम्पिटेटिव इंडेक्स है, कॉम्पिटेटिव इंडेक्स 2020 में 46 नंबर पर शायद, जहाँ तक है 46 नंबर पर हमारे इंडिया का पोजीशन है, तो वो रैंकिंग जारी की गई। हालांकि ये एनवायरनमेंट के लिए है, तो लिखा हुआ है एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस 2020। तो ये जो रैंकिंग जारी की गई है ये भी जून 2020 में जारी की गई थी। और ये पर्यावरण निष्पादन सूचकांक के बारे में बात करें, ये द्विवार्षिक सूचकांक विश्व आर्थिक मंच WEF के द्वारा के सहयोग से येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की जाती है। इसमें विशेषकर कोलंबिया विश्वविद्यालय शामिल होता है। ठीक है, इस सूचकांक में भारत को घाना के साथ, ठीक है, कौन सा देश, घाना एक देश है, घाना, इसकी कैपिटल है अक्रा, इसकी करेंसी है कैडी। ठीक है, तो इसमें इस सूचकांक में भारत को घाना के साथ में 168वां स्थान प्राप्त हुआ है 27.3 स्कोर के साथ में। ठीक है, इसमें कहीं ना कहीं दो तरह के फैक्ट बन गए। एक तो ये बन गया कि पर्यावरण निष्पादन सूचकांक में एनवायरमेंट परफॉर्मेंस जो इंडेक्स है उसमें हमारी इंडिया की पोजीशन क्या है। तो हमारी जो इंडिया की जो पोजीशन है वो कितनी है, इंडिया की पोजीशन कितनी है, जैसा कि आपके सामने लिखा हो, इंडिया की पोजीशन है 168, 168। ठीक है, और इंडिया के साथ में कौन सी कंट्री कनेक्ट है, घाना। ठीक है, तो घाना को अपन याद रखेंगे। तो ऐसा ही बोल सकते हैं हमारी इंडिया के अंदर जो वन है या पर्यावरण जब हम देखते हैं तो वन दिखते हैं, पेड़ दिखते हैं, तो बारिश के दिनों में जंगल कैसा हो जाता है, बिल्कुल घना हो जाता है, बहुत ज़्यादा घना हो जाता है। तो एक तो इंडिया के साथ में कौन सा हो गया, घाना हो गया। दूसरा इसका नंबर, इसकी पोजीशन क्या है 168, 168 अपन को याद रखना है। ठीक है, 168 याद रखेंगे, 168 जो है 168 जो है वो हमारी इंडिया की पोजीशन है। ठीक है, 168। ठीक है, 168 को याद रखना है। ठीक है, 168 से अपन ऐसे भी याद कर सकते हैं, तो एक 68 साल के युवक है, एक 68 साल के बुजुर्ग ने, ऐसे याद करो, एक 68 साल के बुजुर्ग ने पर्यावरण को बचाने के लिए आंदोलन चला दिया। ठीक है, चाहे वो बाबा आमटे क्यों ना हो, सुंदरलाल बहुगुणा क्यों ना हो, एक 68 साल के बुजुर्ग ने पर्यावरण को बचाने की मुहिम चला दी और पूरी दुनिया में मुहिम फैल गई और पूरी दुनिया पर्यावरण को संरक्षण के लिए प्रयास कर रहा है। तो आप ऐसे याद करेंगे 168, 168। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 168 अपन को याद रखना है कि 168। ठीक है, 168वां क्रम है और ये पूछा जा सकता है आगामी पेपर के अंदर, क्योंकि ये जून जुलाई के फैक्ट हैं। स्वाभाविक है अगर आपका अक्टूबर नवंबर में भी अगर कोई एग्जाम होता है, दिसंबर में कोई एग्जाम होता है, तो 5 से 6 महीने के करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आप ये वाली जो वीडियो है वो आज आप मान लो जैसा दिख रहा है जून का मैंने फैक्ट करा दिया, अगस्त में कर रहे हो आप, और आगे इसमें जुलाई का, अगस्त के भी जुड़ जाएंगे,
तो कहने का मतलब आपको 2 महीने पुराना आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो या 1 महीने पुराना करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, अरे ये भी इंपॉर्टेंट है और 6 महीने पुराना भी इंपॉर्टेंट है। 6 महीने पुराना भी आप पढ़ोगे तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, खासतौर से एग्जाम को लेके। और 6 मंथ का आप गैप लेके देखना, आपको वो वाले सारे फैक्ट आपको काम में आएंगे। यानी कि आगामी 4 महीने के बाद भी अगर कोई पेपर होता है तो इसके चांसेस रहेंगे कि ये वाले फैक्ट आपको उस पेपर के अंदर पूछे जाएं। ठीक है, बाकी का डेली का अपडेट तो आप न्यूज़पेपर वगैरह से रहना ही है, डेली का अपन खुद कलेक्ट करते ही रहें अपने स्तर पर। बाकी का हमसे जितना बन रहा है हम अपने हिसाब से भी उस चीज़ को कराते रहेंगे। ठीक है, तो इसमें जो मैंने आपको फैक्ट बताया वो आप अच्छे से याद रखेंगे। एक 68 साल का बुजुर्ग था और एक 68 साल के बुजुर्ग ने कहीं ना कहीं पर्यावरण को बचाने की मुहिम चढ़ा दी, क्योंकि एक 68 अपन को याद रखना है और 68 साल के तो बुजुर्ग ही बोलेंगे, अपन यार 60-70 साल की उम्र है। ठीक है, देखिए आगे अगला देखते हैं। पहला वर्चुअल स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता एक्सपो 2020। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो पहला वर्चुअल स्वास्थ्य देखभाल स्वच्छता एक्सपो, आपको मालूम है हर जगह वर्चुअल मीटिंग्स हो रही हैं और उसका कारण आपको पता ही है कि क्यों हो रही हैं। ठीक है, आप भी जो क्लास ले रहे हो ये वर्चुअल क्लास ही है, क्योंकि आप इंटरनेट के माध्यम से इस क्लास को ले रहे हो, तो ये भी एक आपकी वर्चुअल क्लास है। तो पूरी दुनिया इस चीज़ को ज़्यादा प्राथमिकता दे रही है स्थिति को देखते हुए। ठीक है, तो स्वाभाविक है आप समझ गए होंगे कि भाई एक स्वास्थ्य देखभाल को लेकर अब ये कहाँ पर क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा अपन पढ़ लेते हैं कि भाई 22 से लेकर 26 जून 2020 के मध्य देश के पहले वर्चुअल स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता एक्सपो, ठीक है, का आयोजन किया गया और यह देश की पहली सबसे बड़ी वर्चुअल प्रदर्शनी है। तो देश की सबसे पहली वर्चुअल प्रदर्शनी का आयोजित किया गया था और ये किससे संबंधित है, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें याद रखना है, लिखा हुआ है जहाज रानी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मांडविया, क्या नाम लिखा हुआ है, मनसुख मांडविया ने इसका उद्घाटन किया और इस एक्सपो का आयोजन फिक्की के द्वारा किया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था, फिक्की के द्वारा आयोजन किया गया था, फिक्की के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं अपन को याद रखना है कि पहली वर्चुअल स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता एक्सपो का मतलब आप अपने स्वास्थ्य की कैसे देखभाल करेंगे, किन किन चीज़ों के द्वारा आप अपने स्वास्थ्य की देखभाल करेंगे। तो ऐसी एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, वर्चुअल प्रदर्शनी थी ये, और इसका जो आयोजन कहीं ना कहीं पहली बार किया गया, मतलब यह देश की पहली सबसे बड़ी वर्चुअल प्रदर्शनी है और इसका जो उद्घाटन किया गया था मनसुख मांडविया, क्या कहीं ना कहीं देखा जाए मन सुख, यानी अगर मन में आपके सुख है, मन में अगर आपका सुख है तो आपका स्वास्थ्य पर कहीं ना कहीं बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा। तो कुल मिला के मनसुख मांडविया का नाम याद रख लेना। और मनसुख मांडविया कौन है, कहीं ना कहीं जहाज रानी राज्य मंत्री, ठीक है, रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री। इसका उद्घाटन, इस एक्सपो का आयोजन फिक्की के द्वारा किया गया था। ये भी पूछ सकते हैं किसके द्वारा इसका आयोजन किया गया, फिक्की के द्वारा इसका आयोजन किया गया। तो फर्स्ट वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो इसको भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, गरीब कल्याण रोजगार अभियान। एक गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया गया। गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की गई, प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी। ये भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की गई है। ठीक है, तो अब पढ़ लेते हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत। ठीक है, 20 जून 2020 को, ठीक है, आपको मालूम है 20 जून को एक शरणार्थी दिवस भी मनाया जाता है। शरणार्थी दिवस मनाते हैं। शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है, 20 जून को ही मनाते हैं। ठीक है, तो 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश के गाँव में आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करेंगे और इस अभियान की शुरुआत 6 राज्यों में की गई थी। तो मेन है इसमें पहली बात तो इसकी घोषणा कब की गई, 20 जून 2020 को। ठीक है, पहला तो 20 जून 2020 को, 20 जून 2020 को इस योजना की घोषणा की गई। दूसरा, इसमें कितने राज्यों को शामिल किया गया, 6 राज्यों को शामिल किया गया। बाकी का अपन को इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि गरीबों को कल्याण करने की ही एक योजना है। ठीक है, तो 20 जून को शरणार्थी दिवस भी मनाते हैं और 20 जून को इस योजना का शुभारंभ करने का कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि इसका हम शुभारंभ करेंगे। तो आप इसको भी याद रखेंगे। एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने एक गरीब कल्याण
अभियान की शुरुआत करने का फैसला किया है। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक सेवा योजना एवं रोजगार आयोग। ठीक है, 16 जून 2020 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक सेवा योजना एवं रोजगार आयोग के गठन का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अथवा उनके द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री आयोग के अध्यक्ष होंगे। कहने का मतलब है 16 जून 2020 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने एक कामगार श्रमिक सेवा योजना का शुभारंभ किया है। कामगार यानी श्रमिकों के लिए एक योजना का शुभारंभ का फैसला किया है। तो किस राज्य सरकार ने किया है भाई, आपके सामने लिखा हुआ है, किस राज्य सरकार ने? उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने कहीं ना कहीं कामगारों के लिए, श्रमिकों के लिए एक सेवा योजना, रोजगार आयोग यानी एक कमीशन का गठन करने का फैसला किया है, जो कहीं ना कहीं श्रमिकों के उत्थान के लिए कुछ ना कुछ कार्य करेंगे, उनके विचार, उनके सामने विचार विमर्श करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक का आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, पूरी तरह डिजिटल होने वाला पहला निर्माण क्षेत्र संगठन है। ठीक है, पूरी तरह डिजिटल होने वाला, पूरी तरह डिजिटल होने वाला एक निर्माण क्षेत्र संगठन है NHAI। ठीक है, ये लिखा हुआ है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो है, इसको डिजिटल करने का फैसला, पूरी तरीके से डिजिटल करने का फैसला किया गया है। 12 जून 2020 को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI जो है पूरी तरह डिजिटल होने वाला पहला निर्माण क्षेत्र बना है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि पहला निर्माण क्षेत्र जो पूरी तरीके से डिजिटल, और वैसे ही निर्माण की बात, देखो निर्माण के लिए कई सारी चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन उद्योगों का भी निर्माण हो सकता है ना, और यहाँ पर बांधों का निर्माण हो सकता है। ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर सड़क निर्माण की बात करें तो सड़क निर्माण का कहीं ना कहीं NHAI के द्वारा जो किया जाता है कार्य सड़कों के निर्माण के लिए, हाईवे बनाने के लिए, तो NHAI को एक प्रकार से डिजिटल बनाने का एक उपलब्धि हासिल की है। तो स्वाभाविक है, लिखा हुआ है कि डिजिटल होने वाला पहला निर्माण क्षेत्र संगठन बन गया है। ठीक है, तो यहाँ तक का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश गौवध निवारण संशोधन अध्यादेश। उत्तर प्रदेश के द्वारा एक गौवध निवारण संशोधन अध्यादेश जारी किया गया है, जिसमें गौ हत्या के मामले में गंभीर सजा या जुर्माना दिया जाएगा। ठीक है, तो गंभीर सजा या जुर्माना के लिए बोले क्या सजा दी जाएगी बताएं, तो लिखा हुआ है इसमें आपके सामने कि 9 जून 2020 को उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश गौवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की है। वह ऐसी अवधि के कठोर कारावास जो न्यूनतम 3 वर्ष से अधिकतम 10 वर्ष तक हो सकता है। ठीक है, यानी कि 3 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक, यानी कि अगर अपराधी पकड़ा जाता है तो 3 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की उसको सजा का प्रावधान रखा जाएगा। तो उत्तर प्रदेश गौवध निवारण एक संशोधन, एक अध्यादेश 2020 जारी किया गया। आपको मालूम है अध्यादेश जो जारी किया जाता है वो 123 अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। ये 123 आपने सुना ही होगा। ठीक है, ये तो खैर संविधान वाला फैक्ट है। तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश गौवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 है, और ये उत्तर प्रदेश के द्वारा ये जारी किया गया, और इसमें 3 वर्ष से अधिकतम, न्यूनतम 3 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष, यानी 3 से लेकर 10 वर्ष तक की सजा सुनाई जा सकती है। तो इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, FSSAI खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2019-20। तो FSSAI जी हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। ठीक है, इसके प्रमुख बनाए गए हैं। तो इसके प्रमुख कौन बनाए गए थे? जो सिंगल थे। कौन थे? सिंगल थे। इससे पहले वाली वीडियो में देख लेना, इसके अध्यक्ष जो बनाए गए हैं सिंगल जी। ठीक है, अब देखें, अरुण सिंगल शायद उनका नाम है। 7 जून 2020 को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानव प्राधिकरण FSSAI के द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया, और इस सूचकांक में बड़े राज्य में किस राज्य को शामिल किया गया? गुजरात को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। बस इस फैक्ट को अपन को याद रखना है। यहाँ पर याद करने वाला जो फैक्ट है वो यही फैक्ट है कि अपन इस फैक्ट को याद रखें कि वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो गुजरात पहला राज्य है,
और किसमें, खाद्य सुरक्षा सूचकांक। बोले खाद्य सुरक्षा सूचकांक में सबसे पहला राज्य कौन सा है, तो खाद्य सुरक्षा सूचकांक में सबसे पहला राज्य जो है वो कौन सा है, गुजरात। तो आपको गुजरात को याद रखना है, ठीक है। तो अभी हाल ही में खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया था, तो उसमें सबसे पहले नंबर पर किस राज्य को रखा गया है, तो सबसे पहले नंबर पर गुजरात राज्य को रखा गया है। तो इसको भी आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। या दूसरे शब्दों में बोले, खाद्य की सुरक्षा करनी पड़ती है, खाने की चीज़ों की सुरक्षा करनी पड़ती है। खासतौर से रात में जब अपन खाना रखते हैं तो उसकी बड़ी सुरक्षा से रखा जाता है, खासतौर से गर्मियों में उसको सुरक्षा से रखा जाता है कि खराब ना हो जाए, ठीक है। छत्तीसगढ़ लंबे समय तक बिजली कटौती पर मुआवजा देने वाला राज्य बना है। मतलब अगर लंबे समय तक बिजली कटौती होती है तो उसका मुआवजा कौन देगा, भैया छत्तीसगढ़ राज्य देगा राज्य के लोगों को। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, राज्य के लोग बड़े खुश होंगे कि यार ये अच्छी बात है ना। देखिए लिखा हुआ है कि 5 जून 2020 को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने लंबे समय तक बिजली कटौती पर आर्थिक मुआवजा देने की घोषणा की है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि अभी आप ये बताइए कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसने कहीं ना कहीं लंबे समय तक अगर कटौती होती है, तो लंबे समय तक अगर कटौती होती है तो उस पर वो कहीं ना कहीं लोगों को उसका मुआवजा भी देंगे। तो मुआवजा देने वाले का छत्तीसगढ़ राज्य है, ठीक है। तो अप्रैल से जून की अवधि में किसी भी माह में 10 घंटे से अधिक विद्युत आपूर्ति बंद होने की स्थिति में वितरण कंपनी के द्वारा उपभोक्ताओं को आर्थिक क्षतिपूर्ति देना होगी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो विद्युत वितरण कंपनी है उसको देना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी बनती है कि पूरी लाइट का पूरा सिस्टम जो है, पूरा मैनेजमेंट जो है वो अच्छे से बना के रखे, ठीक है। तो इस चीज़ को भी कहीं ना कहीं तो लिखा हुआ है कि इसमें बिजली कटौती पर मुआवजा देगा। तो भैया कौन सा राज्य होगा, वो कौन सा राज्य होगा, वो राज्य होगा छत्तीसगढ़, ठीक है। कौन सा राज्य होगा, वो राज्य होगा छत्तीसगढ़। तो आपको छत्तीसगढ़ राज्य को याद रखना है, ठीक है। ये हो गया आपका। और इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये उपभोक्ता जो वितरण कंपनी है उसी की जिम्मेदारी होगी कि उपभोक्ताओं को वो मुआवजा प्रदान करे, ठीक है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण सीएटी की 18वीं खंडपीठ का गठन किया गया है, ठीक है। ये जो सीएटी होता है, एक कैट होता है, एक सेट होता है। सेंट्रल लेवल पर कैट होता है, स्टेट लेवल पर सेट होता है, लेकिन सेट को भंग कर दिया गया है, अब सेट नहीं है तो कैट है, ठीक है। तो इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए जितेंद्र सिंह है, लिखा हुआ है 8 जून 2020 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए, ठीक है, हो सकता है इन दोनों के नाम पूछ लिए, ठीक है, के लिए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण सीएटी की 18वीं खंडपीठ का उद्घाटन किया गया है। यानी सीएटी की 18वीं खंडपीठ है उसका गठन किया गया है, ठीक है। ये न्यायिक प्राधिकरण है एक तरीके से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323A 323A आप देखेंगे, और आपने संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं जो है, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं शायद भाग 16 होगा, वो भाग 14, हाँ बिल्कुल भाग 14 में होगा। और संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, जिसमें कहीं ना कहीं 308 से लेके 323, हाँ 323, ठीक है, ये आएगा आपका उसमें 14 में, भाग 14 में। संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं 308 से लेके 323, लेकिन ये 323A के अंतर्गत आ जाएगा। किस में आ जाएगा, 323A के, यानी 14 का के अंतर्गत होगा ये, क्योंकि 15 है, 15 में आ जाएगा आपका निर्वाचन, और निर्वाचन आ जाएगा आपका 324 से लेके 329 तक आ जाएगा भाग 15 में। यानी कि ये भाग 14A बोल सकते हैं, 14 का बोल सकते हैं अपन इसको। जिस तरीके से 4 का है, भाग 4 में नीति नीतिशक तत्व है, तो 4 क के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। तो ये देख लेना। तो आर्टिकल अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी हाल ही में ये सीएटी की 18वीं खंडपीठ का उद्घाटन किया है, सीएटी है, तो स्वाभाविक है अपन को याद रखना है किस आर्टिकल में आती है, 323A में, क्योंकि ये चर्चा का विषय रहा है, बीच में आया है न्यूज़ वगैरह में, तो आपको हो सकता है आर्टिकल पूछ ले। तो आर्टिकल के हिसाब से दूसरा हो सकता है आपको कौन से केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हैं, उनको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका जो गठन है
इसका गठन हुआ था 1985 में, और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो न्यायमूर्ति एल नरसिम्हन रेड्डी हैं। वर्तमान में इसके जो न्यायमूर्ति हैं वो कौन है? एल नरसिम्हन रेड्डी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में के हित में चलाई गठबंधन सरकार, देखो क्या लिखा हुआ है, जितेंद्र सिंह, देश और जम्मू कश्मीर के हित में चलाई गठबंधन सरकार, और उसमें ये कहीं ना कहीं एक मतलब उन्होंने कैट का एक खंडपीठ की स्थापना करने का, एक उद्घाटन करने का निर्णय लिया है, खासतौर से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए। ठीक है, तो इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल बन गए, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आपको मालूम है अभी अभी जो हमारे राज्यपाल थे उनका अभी अभी स्वर्गवास हो चुका है, तो उनका स्वर्गवास हो गया तो सीट खाली हो गई, तो आनंदीबेन पटेल को कार्यकारी कुछ समय के लिए, लेकिन हमें एक नए राज्यपाल मिल गए हैं मध्य प्रदेश को, और हमारे मध्य प्रदेश के जो नए राज्यपाल हैं तो वो हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी। क्या नाम लिखा हुआ है? लक्ष्मीकांत वाजपेयी। तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी का नाम आपको जरूर याद रखना है अच्छे से, लक्ष्मीकांत वाजपेयी हैं, और लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो हैं हमारे मध्य प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल घोषित किए गए हैं। ठीक है, अभी बने, आगामी पेपरों में पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए ध्यान रखना। हाल ही में मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल लक्ष्मीकांत वाजपेयी को बनाया गया है, और लक्ष्मीकांत वाजपेयी भारत के उत्तर प्रदेश की 16वीं विधानसभा में विधायक रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश से संबंधित है, और 2012 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इन्होंने उत्तर प्रदेश की मेरठ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीता था। तो थोड़ा सा इनका बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया, इनका बैकग्राउंड जो है कहीं ना कहीं यूपी से रहा है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए जो राज्यपाल होता है वो हमारे पूरे राज्य का प्रमुख होता है, राज्यपाल पूरे राज्य का प्रमुख होता है, और स्वाभाविक है कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो राज्यपाल का पद बड़ा महत्वपूर्ण होता है, और ये केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में या केंद्र के एजेंट के रूप में हमारे राज्य को पूरा मैनेज करके चलता है। ठीक है, जो जिस तरीके से जो राष्ट्रपति के दायित्व हैं, राष्ट्रपति के जो कार्य हैं, जो पूरे देश को लेके, सेंटर को लेके, केंद्र को लेके, उसी तरीके के कुछ कार्य कहीं ना कहीं राज्यपाल के भी होते हैं। ये सारी थ्योरी जो है हमें कहीं ना कहीं संविधान वाले टॉपिक में मिलती है, जब हम संविधान पढ़ते हैं उसमें। अब इतना समय नहीं है कि मैं आपको पूरा संविधान ही लेके बैठ जाऊँ, तो कुछ स्टूडेंट करंट अफेयर्स पढ़ने बैठे होंगे जिन्होंने संविधान नहीं पढ़ा होगा, तो वो कहेंगे सर ने पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कहाँ करंट अफेयर्स चल रहे थे, कहाँ संविधान में पहुँच गए, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपको याद रखना है, बेसिकली अपन को याद रखना है कि जो राज्यपाल हैं अभी मध्य प्रदेश के राज्यपाल हमारे, वो कौन बने हैं? तो वो बने हैं बेटा लक्ष्मीकांत वाजपेयी, यानी अब लक्ष्मी हमारी बच पाई, यानी कि नए राज्यपाल बन गए, अब हमारी लक्ष्मी बच पाई। अगर पुराने ही बने रहते या कोई नहीं बनता, काफ़ी गैप हो जाता, तो हो सकता है हमारे राज्य की लक्ष्मी चली जाती, इनकी वजह से हमारी लक्ष्मी बच पाई। ठीक है, तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो हैं वो वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं, ये आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, ये आपकी क्वेश्चन सीरीज आ गई। देखिए लिखा हुआ है जून 2020 में ये लोग कोलंबिया विश्वविद्यालय की ओर से संयुक्त रूप से जारी एक पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो जून 2020 में कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा एक पर्यावरण निष्पादन सूचकांक है जारी किया गया। तो आपको मालूम है पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक 68-60 साल का एक बुजुर्ग था, उसने पहल की थी। तो इसका जो आंसर होगा, आप चार ऑप्शन देख के समझ गए होंगे, तो इसका जो आंसर है वो है 168। नेक्स्ट देखते हैं, 22 जून 2020 को किसने देश के पहले वर्चुअल स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता एक्सपो 2020 का उद्घाटन किया? तो भाई आप समझ सकते हैं, अगर स्वास्थ्य की देखभाल करना है तो आपके मन में सुख होना चाहिए। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है डॉक्टर हर्षवर्धन, पीयूष गोयल, मनसुख मांडविया और स्मृति ईरानी। ठीक है, चार ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, तो स्वाभाविक है आपको बिल्कुल हटके नाम है। अगर आपने ये फैक्ट नहीं पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आप सही भी नहीं कर सकते हो, और जहाँ तक है ज़्यादातर कोई हर्षवर्धन लगाएगा, कोई पीयूष गोयल लगाएगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मनसुख मांडविया। नेक्स्ट देखते हैं, जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश के गांव में आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करेंगे, गरीब कल्याण योजना की। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात है भाई, इसकी शुरुआत की जाएगी, लेकिन शुरुआत में कितने राज्यों को इसमें शामिल किया जाएगा?
तो जो पहला ऑप्शन है वो है 8 राज्य, दूसरा ऑप्शन है 10 राज्य, तीसरा ऑप्शन है 5 राज्य, चौथा ऑप्शन है 6 राज्य। तो आपको इसका आंसर देना है लगभग कितने राज्य होंगे। तो स्वाभाविक है आपको पता है इसका जो आंसर होगा वो 6 राज्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अभी हाल ही में 16 जून 2020 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक सेवा योजना एवं रोजगार आयोग के गठन का निर्णय लिया। इस आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे। ठीक है, इस आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे। औद्योगिक विकास मंत्री होंगे, श्रम सेवा आयोजन मंत्री होंगे, प्रमुख सचिव होंगे या मुख्यमंत्री अथवा उनके द्वारा नामित कैबिनेट। हालांकि हमने अभी ये फैक्ट पढ़ा कि किस राज्य के द्वारा, भी उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो आंसर होगा मुख्यमंत्री अथवा उनके द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री। ठीक है, मुख्यमंत्री होंगे और उनके द्वारा जो नामित कैबिनेट मंत्री हैं उनके द्वारा इसको आगे उनका कल्याण किया जाएगा। ठीक है, 12 जून 2020 को पूरी तरह डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र कौन सा है। पूछ रहा है निर्माण क्षेत्र कौन सा है। NHPC है, HPCL है, NHAI है या BPCL है। तो आपको 4 ऑब्जेक्ट दिए हैं, तो इनमें से आपको क्या याद रखना है। बोले NHAI, जो NH1 बना दे, NH बना दे, नेशनल हाईवे बना दे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा NHAI। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जून 2020 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश गौवध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की है और इसके तहत इसमें कहीं ना कहीं गौक्षी घटना यानी कि गौवंश को लेके या गाय की हत्या करने संबंधित जो भी घटनाएं होंगी उसमें कितने वर्ष की, ठीक है, कितने वर्ष की अधिकतम सजा का प्रावधान है। अधिकतम सजा का प्रावधान है। तो आपने पढ़ा था कि 3 वर्ष है कि 7 वर्ष है कि 5 वर्ष है कि 10 वर्ष है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि 3 वर्ष कि 5 वर्ष। आपने पढ़ा था कि न्यूनतम होगी तो 3 होगी, अधिकतम होगी तो 10 होगी। अभी पढ़ा हुआ है तो अभी तो दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा बेटा वो होगा 10 वर्ष। कितने वर्ष? 10 वर्ष। 7 जून 2020 को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए एक खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया है और इस सूचकांक में बड़े राज्यों में से किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है। तो 4 ऑप्शन दे दिए गए। एक ऑप्शन है आपका तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन है आपका कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन है गुजरात, चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो आपको आंसर देना भैया कौन सा राज्य होगा, इन चारों में से कौन सा राज्य होगा आपको बताना है। तो इन चारों में से जो राज्य होगा उसका आंसर है आपका गुजरात। ठीक है, तो कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर आपने अच्छे से शुरुआत के फैक्ट पढ़े हैं तो स्वाभाविक है आप आराम से आंसर सही से दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 जून 2020 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस क्षेत्र के लिए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण CAT की 18वीं खंडपीठ का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है जम्मू कश्मीर लद्दाख, दूसरा सिक्किम, तीसरा पांडिचेरी, चौथा है मणिपुर। ठीक है, इन चारों में से आपको आंसर देना है। हालांकि आपको पता है कि जो कैट है CAT जो है वो 323 ठीक है 323 क या 323 ए के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो 2 क्षेत्र होंगे, 2 केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख में इस प्रकार का प्रावधान रखा जाएगा। ठीक है, तो ये आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है और उम्मीद है आपको जो भी चीज़ें बताई गई थी वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी अच्छे से। ठीक है, तो बाकी का मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में और आप अच्छे से पढ़ें सारी चीज़ें जो भी आपको बता रहे हैं उनके नोट्स ज़रूर आप बना लें और नोट्स बनाएंगे तो आपको अधिक समय तक ये चीज़ें रिवीजन के लिए पड़ी रहेंगी, क्योंकि आपके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि बार बार आप वीडियो देखते रहो। एक बार वीडियो देख लिया, समझ लिया, अब अपन को अपने नोट्स में उन चीज़ों को रिकॉल करना है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। और फिर भी मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि फिर भी किसी को भी अगर जनरल नॉलेज का GK का एक पूरा सिलेबस करना है तो ऐप के माध्यम से घर बैठे कर सकते हैं बिना टेंशन के। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में और हो सके तो आप ज़रूर अपना एक कमेंट कर सकते हैं, अपना एक सुझाव भी दे सकते हैं। दूसरा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आपका कुछ नहीं लग रहा, कम से कम लाइक करके तो आगे बढ़ जाओ, कम से कम लाइक तो कर ही दो वीडियो को। अगर अच्छा लगे तो, मैं दबाव नहीं बना रहा हूँ, और अगर अच्छा ना लगे तो अगली वीडियो मत देखो, सिंपल है। ठीक है भाई, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।